Hello, dear learner. Welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss the fourth circulation evaporator, which is the fifth part of chapter evaporation. और इससे पहले मैंने क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर के बारे में भी वीडियो बनाया है, तो सबसे पहले वो वीडियो देखना है, तभी आपको ये फोर्थ सर्कुलेशन इवापोरेटर समझ में आएगा। और मैंने जितने भी वीडियोस रिलेटेड टू इवापोरेशन अपलोड किए हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। So let's discuss forced circulation evaporator. Now we discuss forced circulation evaporator. At the industry level, this evaporator is look like this. See in the first picture. अगर आप उसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, एट द बॉटम मैंने एक एरो वहाँ पे मेंशन किया है. दैट एरो शो द पोजीशन ऑफ द पंप. मतलब इसमें जो भी फीड का सर्कुलेशन होगा, मतलब फोर्स सर्कुलेशन जो होता है ड्यू टू दिस पंप, क्योंकि ये पंप इसमें एनर्जी ऐड करता है. That's why this evaporator is known as forced circulation evaporator. For exam purpose आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है. It is same as climbing evaporator. तो जो भी हमने पॉइंट क्लाइंबिंग इवापोरेटर में डिस्कस किए थे रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, वो तो लिखना है, लेकिन एडिशनली कुछ बातें हैं वो भी आपको इसमें मेंशन करनी पड़ेगी. लेकिन जब भी आप स्टडी करते हो या आंसर लिखना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, तो इसका एक सीक्वेंस है. सबसे पहले आपको प्रिंसिपल लिखना है, देन कंस्ट्रक्शन, देन वर्किंग, एंड इफ़ यू हैव द यूजेस एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वो भी मेंशन करना है. लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्विपमेंट, फॉर दिस इवापोरेटर, पहले हम कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं, देन वर्किंग एंड देन प्रिंसिपल. क्योंकि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग अगर आपको प्रॉपरली समझेगा तभी आप उसका प्रिंसिपल लिख पाओगे. लेकिन एग्ज़ाम के टाइम आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, द स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स आर हेल्ड बिटवीन द टू ट्यूब्स शीट्स. अभी आपको डायग्राम में वो शीट्स तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन जो भी ट्यूब्स है उन दो ट्यूब्स को होल्ड करने के लिए एक अपर और एक डाउन शीट्स वहाँ पे वो अप्लाई करते हैं. ये चीज़ हमने क्लाइंबिंग इवापोरेटर में भी डिस्कस की थी. देन इनसाइड डायमीटर इज़ 0.1 मीटर एंड 2.5 मीटर लॉन्ग. मतलब जो ट्यूब्स है उनके वो डायमेंशंस बता रहे हैं. द पार्ट ऑफ ट्यूब्स प्रोजेक्ट्स इनटू द वेपर हेड विच कंसिस्ट ऑफ ए डिफ्लेक्टर. अब इसमें एक एडिशनल पार्ट उन्होंने कहा है फ्लैश चेम्बर. मतलब वेपर हेड जो है उसे फ्लैश चेम्बर क्यों कहते हैं, तो ये जो चीज़ है हम प्रिंसिपल में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. और डिफ्लेक्टर का भी क्या पर्पज़ है, क्या यूज़ है, हमने क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर में डिस्कस किया है. द वेपर हेड कनेक्टेड टू द रिटर्न पाइप विच रन्स डाउनवर्ड्स एंड एंटर्स इनटू द इनलेट ऑफ ए पंप. अब ये एडिशनल चीज़ है व्हेन यू कंपेयर विद द क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर. तो मैं एक एरो यहाँ पे दिखाता हूँ. सी रेड कलर का एरो आपको दिखेगा इन द डायग्राम. मतलब जो भी चीज़ वेपर हेड में आएगी, मतलब फीड का जो भी कंटेंट रहेगा जो वेपर हेड में आएगा, सम पार्ट इज रन डाउनवर्ड्स टू द इवापोरेटर एंड सम पार्ट्स डाउनवर्ड्स टू द रिटर्न पाइप. और जो भी रिटर्न में आएगा फीड, दैट अगेन गोज टू द पंप एंड इट्स अगेन रीसर्कुलेट इन द फोर्थ सर्कुलेशन इवापोरेटर. तो यह कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं वर्किंग. Now we discuss the working of forced circulation evaporator. Steam introduced into calandria. अभी ये जो कैलेंड्रिया एग्जैक्टली ये पार्ट है ऑफ दिस इवेपोरेटर, जिसे हम कहते हैं स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स. और ये पार्ट हमने क्लाइंबिंग इवेपोरेटर में भी डिस्कस किया था. तो कैलेंड्रिया इज़ नथिंग बट इट्स अ स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स. Pump feed the liquid tube with the positive velocity from the bottom. As the liquid moves up through the pipes, it gets heated and begins to boil. तो जो भी ट्यूब्स रहती है उसको पहले हीट किया जाता है बाय द स्टीम. आफ्टर हीटिंग जो भी लिक्विड हमें इवेपोरेट करना है वो हम इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू द पम्प्स. तो जैसे ही वो लिक्विड इनर वॉल जो है ट्यूब्स के कॉन्टैक्ट में आएगा, जो भी लिक्विड है दे गेट स्टार्टेड बॉयल. The vapor and liquid mixture rushes out of the tube at the high velocity. तो जो भी vapor और liquid mixture है in the side of the tubes, due to the high velocity, it exit from the top of the tube. This mixture strikes the deflector which throws the liquid downward.
तो हमने क्लाइंबिंग इवापोरेटर में डिफ्लेक्टर के बारे में डिस्कस किया था। तो जैसे वो स्ट्राइक होगा मिक्सचर, तो इसमें बबल्स भी रहेंगे, सॉलिड कंटेंट्स भी रहेगा, प्लस वेपर्स भी रहेंगे। और जो भी सॉलिड कंटेंट और लिक्विड है, ड्यू टू द स्ट्राइक्स टूवर्ड्स द डिफ्लेक्टर, they go downwards in the tubes or return pipe. This result in effective separation of liquid and vapor. तो जैसे वो डिफ्लेक्टर के कांटेक्ट में जो भी लिक्विड है आएगा, तो जो भी वेपर से दे आर सेपरेट आउट। मेन फंक्शन डिफ्लेक्टर का वही है, जो भी वेपर रहेगा लिक्विड में और बबल्स में, उनको सेपरेट आउट करना। तो वेपर एंटर इन अ साइक्लोन सेपरेटर एंड लीव्स द इक्विपमेंट। तो जो भी वेपर से वो पहले साइक्लोन सेपरेटर में जाएंगे थ्रू द वेपर हेड, और जो भी सॉलिड कंटेंट रहेगा उस वेपर्स में, तो साइक्लोन सेपरेटर उनको सेपरेट करेगा ड्यू टू देयर डेंसिटी। तो जो भी सॉलिड कंटेंट है दे अगेन गोज टूवर्ड्स द रिटर्न इन पाइप एंड टूवर्ड्स द पंप, और जो भी वेपर्स रहेंगे इट्स अ प्योर वेपर एग्जिट्स फ्रॉम द साइक्लोन सेपरेटर। द कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट लिक्विड रिटर्न टू द पंप फॉर फर्दर इवापोरेशन, इसलिए इसको फोर्सफुली सर्कुलेशन कहेंगे। ओके, फाइनली द प्रोडक्ट कलेक्टेड फ्रॉम द आउटलेट। जब हमें डिजायर प्रोडक्ट मिल जाएगा वी कैन कलेक्ट इट फ्रॉम द आउटलेट। सो दिस इज वर्किंग ऑफ फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर। On next slide we discuss principle. Now discuss the principle. For that purpose we use the same diagram. Before discussing principle we discuss one concept. All of you know about the boiling point is directly proportional to atmospheric pressure. जो atmospheric pressure रहता है वो कितना रहता है 760 mm of Hg. फॉर एग्जाम्पल वाटर का जो भी बॉइलिंग पॉइंट है इट्स 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको आपको 50 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करो, तब वो 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, बॉईल होता है। लेकिन अगर फर्दर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और कोई प्रेशर एनर्जी बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी है वो 800 mm ऑफ Hg हो जाए, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो कंसेप्ट हम डिस्टिलेशन में और डिटेल में सीखेंगे, लेकिन फॉर दिस पर्पस कंसिडर दैट द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ओके, और अगर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस प्रिंसिपल, द लिक्विड इज सर्कुलेटेड थ्रू द ट्यूब्स एट द हाई प्रेशर बाय मीन्स ऑफ पंप्स। तो पंप क्या है, प्रेशर एनर्जी उसमें ऐड करेगा इन द ट्यूब्स। Hence the boiling does not takes place because boiling point elevated. For example, कोई भी लिक्विड ले लो जिसको आपको इवापोरेट करना है थ्रू दिस फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर, उसका 80 डिग्री सेल्सियस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, तो ये जो लिक्विड है जब अब इस इवापोरेटर में इस ट्यूब के थ्रू फ्लो होगा तो वो जो ट्यूब असेंबली है वहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा रहेगी, इट्स मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। दैट्स वाई दे मेंशन द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटेड। एलिवेटेड मतलब बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का बढ़ जाएगा और वहाँ पे बॉइलिंग ऑकर होगा नहीं उस लिक्विड का। फोर्स सर्कुलेशन आल्सो क्रिएट एजिटेशन डेफिनेटली। व्हेन द लिक्विड लीव द ट्यूब्स एंटर्स इन ए वेपर हेड प्रेशर फॉल्स डाउन। मतलब जैसे वो ट्यूब में जो भी लिक्विड मिक्सचर है जैसे वो वेपर हेड में आएगा तो उस पर जो भी प्रेशर है वो कम हो जाएगा। दिस लीड्स टू फ्लैशिंग ऑफ सुपर हीटेड लिकर, दस इवापोरेशन इज अफेक्टेड। मतलब जैसे ही वो लिक्विड ट्यूब में से वेपर हेड में आएगा तो वहाँ पे इवापोरेशन ऑकर होगा, मतलब वहाँ पे ज़्यादा वेपर्स फॉर्म होंगे। तो ये जो पॉइंट नंबर 4 है और 5 है इसको आपको डायग्राम के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सी, मैंने एक रेड सर्कल में एक ट्यूब्स असेंबली दिखाई है। एक्चुअली दैट शोज द हाई प्रेशर जोन। वो क्या है, हाई प्रेशर जोन है। एंड मैंने एक स्क्वायर में वेपर हेड बताया है, इट्स अ लो प्रेशर जोन। तो कभी भी ध्यान में रखना, कोई भी हीटेड लिक्विड, मैंने वर्ड यूज़ किया हीटेड लिक्विड, मतलब उसका टेम्परेचर बड़ा है, ऐसा लिक्विड जब हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में जाएगा तो उसका इवापोरेशन रेट बढ़ेगा। और ये कंसेप्ट हम फ्लैश डिस्टिलेशन में और डिटेल में सीखेंगे, लेकिन फॉर दिस पर्पस ये ध्यान में रखो, क्योंकि हाई प्रेशर में लो प्रेशर जोन में जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, कम ही हो जाएगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। मतलब जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
अगर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है और बढ़ेगा तो इंक्रीज भी होगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। तो जो भी ट्यूब असेंबली है इस इवापोरेटर में वो क्या है, हाई प्रेशर जोन है। तो हाई प्रेशर जोन में से जब वो वेपर हेड में चला जाएगा, वो जो कि लो प्रेशर जोन है, तो उसका इवापोरेशन बढ़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल। लेकिन एग्जाम के टाइम प्रिंसिपल पहले लिखना है, देन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं यूजेस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। वेपर हेड इज ऑल्सो नोन एज फ्लैशिंग चेंबर। एक्चुअली दिस पॉइंट विच रिमेन टू डिस्कस एंड दिस पॉइंट्स कम्स अंडर द कंस्ट्रक्शन। वेपर हेड को भी क्या कहते हैं, फ्लैशिंग चेंबर कहते हैं। एंड फ्लैशिंग चेंबर जो है, इट इज़ अ डिवाइस विच सेपरेट द वेपर फ्रॉम द लिक्विड। और अगर आप डायग्राम को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, जो वेपर हेड है इट इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम वर्क। वेपर हेड में क्या होता है, जो भी वेपर है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द लिक्विड, वो वेपर को सेपरेट करते हैं इन द वेपर हेड। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज फ्लैशिंग चेंबर। नाउ वी डिस्कस द यूजेस ऑफ दिस इवेपोरेटर। It is used for the concentrating the heat sensitive material due to this high circulation, हाई स्पीड सर्कुलेशन की वजह से क्या होता है, हीट सेंसिटिव मटेरियल जो वो हीट को कम एब्जॉर्ब करती है। इट इज़ यूज फॉर द इंसुलिन एंड लीवर एक्सट्रैक्ट। सी दिस इंसुलिन लीवर एक्सट्रैक्ट इज़ अ हीट सेंसिटिव मटेरियल। तो हम इंसुलिन और लीवर को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते बाय यूजिंग दिस इवापोरेटर। इट इज़ सुटेबल फॉर द कोरोजन सोल्यूशन। तो जो भी सोल्यूशन है जो कोरोजन कॉज करते हैं, तो उनका कांटेक्ट कम रहता है टू द इनर सरफेस ऑफ ट्यूब्स। तो ऐसे सॉल्यूशंस को भी हम इस इवापोरेटर में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर द क्रिस्टलाइजिंग ऑपरेशन वेयर द क्रिस्टल्स आर टू बी सस्पेंडेड एट ऑल द टाइम्स। सो दिस इज द यूजेस ऑफ दिस इवापोरेटर। नाउ वी डिस्कस द एडवांटेज। It has a high heat transfer coefficient due to rapid liquid circulation। तो ये कोएफिशिएंट क्या है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या, हमने ये फ्लो ऑफ हीट में अच्छे से डिस्कस किया है। देन साल्टिंग एंड स्केलिंग आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू फोर्स लिक्विड सर्कुलेशन। साल्टिंग मतलब साल्ट डिपोजिशन होगा नहीं, स्केलिंग मतलब जो भी लिक्विड में जो भी सॉलिड कंटेंट है वो डिपॉजिट नहीं होगी। क्यों? ड्यू टू द फोर्स लिक्विड सर्कुलेशन। Due to rapid circulation, it is suitable for heat sensitive metal, we already discussed. It is also used for the high viscous liquid। जो हाई विस्कस लिक्विड है उनके सर्कुलेशन के लिए एनर्जी लगती है और वो पंप जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो दिस आर द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज वी डिस्कस ऑन नेक्स्ट स्लाइड। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस evaporator, the equipment is expensive when we compare with other evaporator, because for circulation purpose we require a pump and for that purpose we require power, and it has a high resistance time for the liquid when compared with other evaporators. So this is all about force circulation evaporator. In upcoming lecture we are going to discuss about the triple effect evaporator and the economical consideration for the same. If you like this video, share with your friends, and thank you for your continuous supports and subscription my channel. Thank you very much.